हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मृत्युंजय एकेडमी। और आप हैं अपने शिवांशु सर के साथ। तो आज हमको क्या सीखना है? आज हम सीखेंगे अब अपना ये देखो प्रीवियस पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है ओपन करवा देंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। अभी उसमें है बहुत कुछ, ठीक है। वो एक दो कंसेप्ट हैं, वो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में उनको देख लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनकी भी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि एनसीईआरटी में है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हो, अब ये जो चीज़ है ना, मतलब अब ये जो तुम्हारा नया टॉपिक खुला है ना, इसमें इसकी आवश्यकता है, समझे। अगर दिमाग नहीं है तो फिर कहानी पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब जो पढ़ना है ना उसमें लंबा खेल है। हालांकि तुमको बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत काम की चीज पढ़नी, बहुत ही शॉर्ट चीज पढ़नी, समझ रहे। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में अगर ध्यान से देखोगे जाकर के, इनके न्यूमेरिकल वगैरह देखोगे जाकर के, तो में कंडक्टर्स हैं, कैविटी है, समझ रहे। तो ये थोड़ी तगड़ी चीज हो जाती है। खैर अपन बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ में, उठा लो कॉपी पेन, लगा लो भैया हेडिंग, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी कहानी को। लगाओ हेडिंग, डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं विद्युत फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है। फ्लक्स को भैया हिंदी में फ्लक्स कहते हैं, इंग्लिश में भी फ्लक्स कहते हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात को, जैसा कि सिंपल है, अपन फिजिक्स ऐसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ना है उसके बारे में जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कभी जीवन में फ्लक्स सुने हो? 10th पढ़ के आए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स सुना था, जिसको फाई बी से रिप्रेजेंट करते थे, कुछ याद आया? वही, बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो क्या जानते हो फ्लक्स के बारे में? क्या पढ़े हो कि क्या फ्लक्स होता क्या है? कुछ जानते हो फ्लक्स के बारे में? अगर नहीं जानते हो तो भैया सुनो। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लक्स का मीनिंग क्या। अब देखो यार, हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं फ्लक्स, ठीक है। मेरे हिसाब से तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्लक्स देखो, इलेक्ट्रिक की तो कहानी बात की है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, फ्लक्स का वास्तविकता में मतलब क्या होता है फ्लक्स का। फ्लक्स देखो बेसिकली क्या है, कुछ एग्जांपल से लेते हैं, तब तुमको हम अच्छा तरीके से समझा पाएंगे। कुछ एग्जांपल से लेते हैं फ्लक्स को। सबसे पहले एग्जांपल में लूंगा हवा का, सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे लिए, मैं उसी को यूज करूंगा, ठीक है। देखो अब क्या है कि मान लो कि ये तुम्हारी भैया विंडो है, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारी यहाँ पर ये मैंने विंडो बना रखी है, समझो बात को। ये विंडो है, ऐसा करके मानो ये विंडो है, ठीक। अब क्या है, पूरी बहुत तेजी से हवा चल रही है बाहर, बहुत 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 रफ्तार में हवा चल रही है बाहर, बहुत तेजी से रफ्तार में हवा चल रही है, ठीक है। और हमारा भैया जो घर की खिड़की है वो है बंद, समझो। हमारे जो घर की खिड़की है, जो हमारे घर की विंडो है वो तो बंद है, समझना, खेल समझना। हमारे जो घर की विंडो है वो क्या है, बंद है। अच्छा, अगर मैं खिड़की को इतना खोलूंगा, समझो इस हिसाब से समझो, अगर मैं अपनी खिड़की को सिर्फ और सिर्फ इतना खोलूंगा तो क्या हवा इतने ही पार्ट से अंदर आएगी? क्या हवा इतने पार्ट से ही अंदर आएगी? अच्छा, अगर मैं इस खिड़की को ऐसे करके ऐसे करूं तो अब क्या हवा इतने पार्ट से ही अंदर आएगी? अगर इतना अपन खोले होते तो हवा सिर्फ इतने पार्ट से ही अंदर आ रही होती, और पूरा बंद है, यानी कि अब कमरे में हवा नहीं आ रही। मैंने पूरा खोल दिया तो अब क्या हवा बहुत तेजी से आ रही होगी? मान लो खिड़की तोड़ दे आधे, तो इस पूरे पार्ट से हवा बहुत तेजी से आ रही होगी। अब है क्या बच्चों, एक्चुअलिटी में जब दरवाजा बंद है तब हवा को अंदर बैठा हुआ प्राणी महसूस नहीं कर पा रहा है। इतना सा हमने उसको एरिया दिया, ध्यान सुनो, ये दरवाजा बंद है, इतना सा हमने उसको एरिया दिया, हमने कहा भाई आओ हवा। अब हवा कितने पार्ट से आना चाह रही थी? इतने पार्ट से हवा तुम्हारी अंदर आ रही, मतलब इतने एरिया से हवा अंदर आ रही है, इतने क्षेत्रफल से हवा लिंक कर रही है। तो मायने क्या है कि हवा किससे जुड़ रही है? हवा हमारे क्षेत्रफल से जुड़ रही है, और उतने ही क्षेत्रफल की हवा को महसूस कर पा रहे हैं। नहीं चमकी बात ज्यादा। अब समझो, जिसे मान लो यहां पे तुमने बल्ब लगा रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा बल्ब है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रोशनी हुई पूरे में। अब क्या है कि यहां पे ये हमने बंद कर रखी है, ये वॉल है और एक ये वॉल है, समझो बात को। एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। अब दो वॉल है, दोनों बंद है। अब मान लो इसमें तुमने गड्ढा कर दिया, थोड़ा सा होल कर दिया, ऐसे होल को खोल दिया, तो इतने ही होल से यहां पर लाइट चमकेगी,
हालांकि वो लाइट ज्यादा चमकती है, वो तुमको आगे चल के समझाएंगे जब डिफ्रेक्शन समझा रहे होंगे। ठीक, अभी तुम समझो, इतने ही एरिया से सिर्फ तुम्हारा लाइट चमक अंदर गई होगी। ठीक है, मान लो और खोल देते, और इसको खोल देते, तो अब ये इतने एरिया से लाइट अंदर जाएगी, समझ रहे बात को, और खोल दिया तो अब ये लाइट इतने एरिया से अंदर जाएगी। यानी कि हो क्या रहा है, लाइट तो निकल रही है, तो लाइट की कहानी अलग है, समझ रहे हो, लेकिन लाइट इतने एरिया से अंदर जा रही है, इसको हम बोलेंगे लाइट फ्लक्स। किसका फ्लक्स? लाइट का फ्लक्स। जैसे कि भी मैंने बताया था कि विंडो है, ये जो तुम्हारी विंडो है, ठीक है, अब हवा सिर्फ इतने विंडो से अगर अंदर जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एयर फ्लक्स, मतलब हवा का फ्लक्स। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं? फ्लक्स का एक्चुअलिटी मीनिंग यही होता है। अब तुम मान लो, जैसे मान लो कहीं से पानी बह रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड है तुम्हारा, ये मान लो ये तुम्हारा फ्लूइड है, इतने पूरे क्षेत्र से फ्लूइड निकल रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं है, ध्यान समझ बात को, इतने ये पूरे में इसे करके पानी बढ़िया तरीके से बह रहा है, ठीक, पूरे में पानी झमझम 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 अच्छे तरीके से बह रहा है, अपने को कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि इतने यहां पर एक ट्यूब रखा हुआ है, मान लो ये ट्यूब है ऐसे, समझो बात को, यहां पे एक ट्यूब रखा है, कुछ भी मान लो, तो ये जो पानी निकल रहा है वो ट्यूब से कितना अंडर कर रहा है, ट्यूब से सिर्फ इतने पार्ट से ही तो पानी अंदर जा रहा है, समझ रहे हो बात को, और बाकी पानी तो उसके इधर उधर से निकला जा रहा है, समझ रहे हो, बाकी पानी तो इसके इधर उधर से जा रहा है। जितना पानी इसके एरिया से लिंक होकर के अंदर हो रहा है, जितना पानी इसके एरिया से लिंक होकर के अंदर हो रहा है, इसको हम बोलेंगे फ्लूइड फ्लक्स। फ्लूइड फ्लक्स यानी कि तरल का फ्लक्स। ये क्या है, हमारा तरल है। तरल का मतलब जानते हो ना, पानी भी क्या है, लिक्विड ही है। ये हमने कोई भी लिक्विड मान लिया, जरूरी नहीं पानी है। अगर पानी मानोगे तो पानी का फ्लक्स। अब कोई भी चीज हो और वो किसी एरिया से पास हो रही हो, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस अगर किसी एरिया से पास हो रही हो, तो हम कहते हैं वो जितना एरिया से लिंक हुआ है उतने एरिया को नाप लो, और वो कितना जा रहा है यहां से उसको नाप लो, उसी का गुणा कर दो, उसका फ्लक्स मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तुमको फ्लक्स की कहानी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, मुझे यहां पे ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स तो भाई समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से कि बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ही है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो फ्लक्स में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुमको। अब हमको क्या करना है, अपने को यार पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अपने को किस फ्लक्स के बारे में चर्चा करनी है, अपने को चर्चा करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो अब सिंपल सी बात है, मान लो कि यहां पर कोई प्लेट है, मान लो कि यहां पे कोई प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी बाहर। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना रहा होगा, इसमें तो संकोच नहीं है ना भाई, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या यहां से बाहर निकाल रहा होगा। अब अपन क्या करते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितनी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही, लेकिन हमको यार मतलब है सिर्फ इतनी फील्ड से, अपने को मतलब है सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इतने ही फील्ड से। अब ये क्या, ये एरिया है, ये क्या है, ये एरिया। मान लो इसका जो एरिया है वो ए है, इसका एरिया क्या है, ए है। तो अब इतने एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसी के मेजरमेंट को फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आई बात, इसी के मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, फ्लक्स। अब किसका फ्लक्स, तो क्या लिंक हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से जो फ्लक्स बनेगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। बड़ा सिंपल सा हो गया। फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई फाई। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पानी का फ्लक्स है तो यहां डब्ल्यू लगा लो भैया, वाटर का फ्लक्स हो गया। हवा का फ्लक्स है तो यहां एयर लिख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई लिख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी लिख लो। अब मैग्नेटिक में एम क्यों नहीं लिखा, उसकी कहानी तुमको 10th में पढ़ाई भी गई होगी, और नहीं पढ़ाई तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तो इसमें तो तुम चिंता ही ना करो। खैर हटाओ, अपने को बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। कहानी चमक गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई ई से। अब फाई ई है क्या, ये फाई ई है क्या, तो मैंने क्या समझाया कि कितने एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रही है,
इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी, और मान लो यहां से भी निकाल लो, इससे कोई मतलब नहीं। इतने एरिया से कितने फ्लक्स, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गए, इससे उससे मतलब है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू कितने एरिया से निकल करके गई है, ए एरिया से। तो ये क्या हो गया, फाई E इज इक्वल टू E डॉट A। अच्छा, अब अच्छी कहानी सुनो, ये जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है। देखो यहां पे मैंने लिखा मात्रा यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, बराबर तीव्रता, मतलब क्या तुम्हारा चल के आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, इनटू क्षेत्रफल, वो कितने क्षेत्रफल से चीज लिंक हो रही है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। समझो, क्वांटिटी इज इक्वल टू द इंटेंसिटी इनटू क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है। इसी को अपन ने घुमा फिरा के ये बोला, मात्रा जो होगा वही हमारा फ्लक्स निकल के आएगा, ठीक है। अब फ्लक्स कितना आएगा, इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया किसका, जो अपन ने यहां पे तस्तरी रखी है, जो भी रखा उससे मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, इतनी बात चमक गई। अब समझो, अब ये जो फ्लक्स है ये हमारा स्केलर है या वेक्टर है, तो बिल्कुल इसमें 1% संकोच वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स योर स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें अच्छी बात क्या है उस पर अपन बहुत चर्चा करने वाले हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, अब बात को सुनो ध्यान से, फाई E इज इक्वल टू द E वेक्टर डॉट A वेक्टर। समझो बात को, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके पीछे का राज क्या है तुमको समझाते हैं। इससे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर तुमको एरिया वेक्टर का कांसेप्ट समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको बनाओ, पहले डेफिनेशन लिखो फिर इसको बनाओ, ठीक है। नोट करो भाई, लगाओ हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द स्केलर वेक्टर, ध्यान देना, स्केलर वेक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर ऑफ A, ठीक है। ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, किसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द स्केलर वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड, हाँ ठीक है, सही है। अब यहां देखो, इस चीज को समझो बहुत ध्यान से, चलो नोट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a plane surface placed in a uniform electric field is equal to the scalar product of electric field intensity E vector and area vector A vector, ठीक है। हिंदी में भी लिख लो, विद्युतीय फ्लक्स एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश A के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलो नोट कर लो इस चीज को। इसके बाद अपन देखते हैं एरिया वेक्टर, इसके बाद हेडिंग लगाओ एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, इसको नोट कर लिया, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। समझो, एरिया वेक्टर पर थोड़ी सी चर्चा करें फिर तुम्हें पूरी कहानी को सही समझाता है, ठीक है। एरिया वेक्टर या इसी को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ, एरिया जो होता है, एरिया जो है 11th में पढ़े होगे, एरिया किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे कि एरिया कैसी क्वांटिटी होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझे। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अपने को देखो, सुनो, आज के लेक्चर में बहुत आराम से, बहुत प्रेम से मैं तुमको एरिया वेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। ये एरिया वेक्टर का कांसेप्ट भैया आना ही आना है फिजिक्स में, 50 जगह लगना है एरिया वेक्टर, समझ रहे हो। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझाना है, वहां भी एरिया वेक्टर लगना है, ठीक है। फिर तुमको EMI पढ़ाएंगे, वहां भी तुम्हारा ये एरिया वेक्टर कांसेप्ट आएगा। तो एरिया वेक्टर को बहुत ध्यान समझ लो। ड्राइव कहां से हुआ इसके अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें से मुद्दे की बात बताते हैं। देखो, कोई भी आप सरफेस लेते हो, उसमें उसका, उस सरफेस का यानी कि उस एरिया का वेक्टर होता है, वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मानो, जैसे मैंने कहा कि मान लो एक ये सरफेस है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी नोटबुक है, ठीक, ये तुम्हारी नोटबुक है। फिर मैं अपनी नोटबुक लेता हूं, मैं तुमको समझाने के लिए रखता हूं। देखो, ये तुम्हारी नोटबुक है, कुछ ऐसी है,
मान लो टिल्ट है, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऐसा होगा। ये जो एरिया वेक्टर है ये इस मतलब सतह की, इस क्षेत्रफल की, इस सरफेस का क्या बताता है, दिशा बताता है कि इस, जैसे मान लो ये अगर ऐसा रखा है तो इसकी दिशा क्या होगी, ये होगी सामने की ओर। अब इसको घुमाते जाओ, देखो वेक्टर इसका इसी के साथ चलता जाएगा, इसको घुमाते जाओ, इसका वेक्टर इसी के साथ चलता जाएगा। क्या समझ पा रहे बात को? अगर मैं बात करता हूं इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लो ये सरफेस मैं ऐसे रख देता हूं, ठीक है, तो अब एरिया वेक्टर इसका कहां होगा, अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर होगा। कहीं बुकों में इसको एन कैप भी लिख दिया जाएगा तो कोई खास बात नहीं है, उससे भड़बड़ाना नहीं, ठीक है। बेसिकली ये डिनोटेड करता है किसको, एरिया वेक्टर को ही। अच्छा, और इसके बारे में चर्चा कर ही चुका हूं। खैर, अब इस चीज को ध्यान से समझ लो, यानी कि सरफेस लेना है, क्या लेना है, सरफेस लेना है, और उस सरफेस पे जो उसका एरिया वेक्टर बनेगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहां पे, सरफेस पे। मेरे हिसाब से मुझे इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है उसकी भी ज्यादा खास चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखना इस चीज को कि एरिया, अच्छा जैसे मान लो छाता तुम देखे हो, छाता का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो छाता जब खुलता है यानी कि अम्ब्रेला, समझे, जब छाता खुलता है तो उसके पीछे क्या होती है, एक डंडी लगी होती है जिससे हम उस छाते को दिशा देते हैं। जैसे मान लो अगर मान लो वहां मान लो धूप ज्यादा तेज पड़ रही तो इस छाते को तुम क्या करते हो, ऐसा करके इधर डायरेक्शन में कर देते हो, समझे। अगर तो हम किसको, हम छाते को उठा करके इधर उधर नहीं चला रहे हैं, ये जो हमको दिया हुआ है हैंडल, इसी हैंडल से हम उस छाते को क्या कर रहे हैं, हर जगह लेकर के जा पा रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये जो छाते का ये जो डंडा है, ये इस छाते का एरिया वेक्टर है, इस छाते का क्या है, एरिया वेक्टर है, और इसी एरिया वेक्टर से हम उस छाते को दिशा दे पाते हैं। यानी कि इसको पकड़ करके हम अगर इधर उधर घुमाएंगे तो इसी से ही हम इसको दिशा दे पा रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं पूछता हूं बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर लगा दो, बात खत्म करो। इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर की ओर, समझे, पीछे की ओर भी हो सकता है, इसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो तुमसे कोई सरफेस देता है इस टाइप से, तो इसका एरिया वेक्टर भैया इधर भी हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इसमें संकोच करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलो अब देखो, इतनी बात चमक गई, एरिया वेक्टर की कहानी तुमको समझ में आ गई। अब एक चीज और समझाते, देखो अब क्या किया कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से देखो समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और सरफेस ऐसी रखी हुई है, कोई भी एक एरिया है वो पर्टिकुलर वो इस टाइप से इसमें रखा हुआ है, ठीक है, समझो बात को। ये रखा देखो ऐसा रखा हुआ है। अब अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करता हूं तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इसका देखो एरिया वेक्टर भी इधर साइड है, और अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसकी भी डायरेक्शन क्या, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अब एक केस ऐसा बनाते हैं जहां पे इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है अपने को, ठीक। अब मान लो इसको क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, घुमावदार शेप इसका बनाते हैं, ये देखो। अब ये थोड़ा सा क्या है, घुमा हुआ है, इसको समझो, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, समझ रहे हो। ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर इसको मैं साइड से देखूंगा, देखो कहानी बिल्कुल ये वैसे ही है, देखो ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक। इस वाले केस में ये ऐसे लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर से आ रही है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे लगा हुआ है। अगर तुम इसको इधर से देखते हो, मतलब तुम सामने से देखते हो तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, इधर से देखते हो तो तुमको दिखेगा, समझ रहे हो। अब इसी को हमने क्या किया, इस वाले केस में थोड़ा सा घुमा दिया। अगर घुमा देंगे तो एरिया वेक्टर इसका ऊपर चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी यूनिफॉर्म है। इस वाले केस में इसको पूरा इस तरफ से रख दो, अगर ऐसे रख देते हैं अपन, मतलब पूरा हम इसको लिटा देते हैं, अगर ये पूरा इसमें लेट जाएगा, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां होगी, इधर साइड होगा, ठीक है। और एंगल कितना बनना होगा, 90 डिग्री बनना होगा। यहां समझाने का फंडा क्या है, देखो अब इसका मुझे फ्लक्स पता करना है, तो फ्लक्स निकालने का भाई तरीका क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
समझो बात को, अगर मैं यहां से फ्लक्स पता करूंगा तो एरिया का वेक्टर इधर है और इसका वेक्टर इधर है, इसके वेक्टर को अगर ये एंगल थीटा है अपना, ध्यान समझो, एरिया वेक्टर से हम थीटा देखते हैं, समझे, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हो, बहुत तुम लोग गड़बड़ कर देते हो यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना, एरिया वेक्टर से हम थीटा को नापते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा से इसको अगर इधरी साइड एरिया वेक्टर निकालना होगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा ई, समझ रहे हो बात को, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ई ए कॉस थीटा, ठीक, इस कॉस थीटा की वजह से ही यहां पे क्या लिखते हो हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। अच्छा, ये बात चमक गई। अब मैं कॉस थीटा के रेस्पेक्ट से, यानी हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल्स टू द ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब समझो, अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। चलो कॉपी उठाते हैं भाई, समझाते हैं तुमको। देखो ये देखो इस टाइप से है नोटबुक, ठीक है, यहां पे मैं बड़े आराम से और धीमे धीमे समझाऊंगा जिससे आगे मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े। देखो ये लगाए, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रही होगी बहुत तेजी से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अपन ब्लैक को बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने का डायरेक्शन क्या है, ये है, और इस कॉपी का जो एरिया वेक्टर है वो कहां होगा, इस कॉपी का भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों सुनो मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में, मतलब इधर जा रही है इस टाइप से, ठीक, देखो इसको इधर जा रही है, और इस कॉपी का एरिया वेक्टर कहां है, इसी के परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर, यानी कि ये एरिया वेक्टर और इस पेन, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, देखो क्या ये 0 डिग्री का एंगल है, समझो इस चीज को, यहां पे देखो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या है, 0 है, 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि ई ए ओनली। अब बच्चों समझो मेरी बात को, अगर अपन इसको ऐसे रखते हैं तो क्या इस पूरे से, देखो यहां से कट 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 कट, क्या पूरे से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरीके से लिंक कर पा रही होगी, देखो इस पूरे से अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर पा रही होगी। अपन ने अगर इसको थोड़ा सा भी घुमा दिया तो क्या अब क्या होगा, देखो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, पूरी मतलब लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड इससे लिंक कर रही थी, लेकिन अगर अपने ने इसको घुमा दिया थोड़ा सा भी तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक नहीं करेगी। अब क्या करेगी, कुछ निकल जाएगी, कुछ ही लिंक करेगी। कितनी लिंक करेगी इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये इसका एरिया वेक्टर, अगर मान लो तुमने घुमाया तो घुमाने से कितने का थीटा चेंज आ रहा है, देखो कितने का थीटा चेंज आ रहा है। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, अब अपने कॉपी को थोड़ा सा घुमा दिया तो कुछ चेंज आ गया। मान लो ये थीटा चेंज है तो अपन ई ए कॉस थीटा बोलते हैं, अगर ये थीटा चेंज है तो ई ए कॉस थीटा बोलते हैं। मान लो अगर ये 30 डिग्री है या 60 डिग्री, सपोज करते हैं मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस केस में अपन बोलते हैं कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे कि ई ए इज इक्वल्स टू द, सॉरी, एफ ई इज इक्वल्स टू द ई ए कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, यानी कि ई ए बटे 2। अब आप देखो यहां पर पूरा फ्लक्स लिंक हो रहा था कॉपी से, लेकिन 60 डिग्री पे सिर्फ आधा फ्लक्स लिंक होगा। अब अपन ने क्या किया, इस कॉपी को जो ये 60 डिग्री पे अपन ने कर दिया था, इसको पूरा ऐसे कर देते हैं 90 डिग्री पे, समझो। अब ये पूरी कॉपी 90 डिग्री पे हो गई। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही। अब तुम खुद से देखो ना कि इससे कितनी भाई इतनी सरफेस से थोड़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो जाएगी। अब तो पूरे से पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, देखो ये ऐसा कुछ है। अब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर रही होगी, इसमें ज्यादा लिंक नहीं हो रही होगी। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो हम तो फार्मूला लगाओ, यहां पे फ्लक्स पता करो, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, यानी कि यहां फ्लक्स क्या होगा 0। क्या मेरी बात चमक गई। इस वाले केस में फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, इस वाले केस में मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा, इस वाले केस में आधा फ्लक्स लिंक होगा। क्या बात चमक गई। चलो बनाओ सारे डायग्राम बनाते हुए सारी चीजों को लिखो। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की। एरिया वेक्टर का कहानी समझ में आ गई। एरिया वेक्टर का देखो होता क्या है ना, एक्चुअल जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां तुम गड़बड़ करोगे, खासकर ईएमआई, जब ईएमआई पढ़ाएंगे, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब पढ़ाएंगे तो वहां तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। तो इसी वजह से इस चीज को यहां पर समझना बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट, ठीक है, जल्दी जल्दी छोटी मोटी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। यूनिट की बात करें
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, कोई इसमें खास बात नहीं है, ये बिल्कुल वर्क की तरह काम करता है, जैसे W बराबर एफ एस पढ़े हुए हो। खैर वो बात की बात है। अगर यूनिट की बात करें तो अपन लिखते हैं फाई ई इज इक्वल्स टू द ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई की यूनिट क्या होती है, अपन पढ़े हुए हैं न्यूटन बटे कूलाम, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। और ए की वेक्टर ए की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। तो पहली यूनिट क्या निकल के आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, सिंपल सी बात। अब जब आगे और पढ़ोगे तो ई की यूनिट होती है वोल्ट बटे मीटर भी। ठीक है, अभी आगे आएगा जब वो क्या कहते हैं पोटेंशियल कंसेप्ट, तब तुमको ई बराबर वोल्ट बटे मीटर भी दिखा रहे होंगे। खैर, तो यहां से हम ई को अगर वोल्ट बटे मीटर लिखते हैं तो वोल्ट अपॉन मीटर, ध्यान देना ये एमसीक्यू क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, इससे ये मर गया तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट मीटर। ठीक, तो एक तो वोल्ट मीटर होती है, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होती है, दोनों यूनिट है किसकी, फ्लक्स की। कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है, ठीक है, बहुत रेयर केस में एमसीक्यू पूछ लेता है, ध्यान रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम भी है, वोल्ट मीटर भी होती है। डायमेंशन अपने आप से निकालो, डायमेंशन मैंने कहा था कि अब मैं नहीं निकलवाया करूंगा, डायमेंशन अपने आप से निकालो दोनों की। ठीक है, चलो डायमेंशन सेम आएगी, डायमेंशन सेम आएगी, डायमेंशन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, डायमेंशन सेम आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब छोटी छोटी बातें को चर्चा करते हैं। मान लो कि तुम्हारा अजीब सा सरफेस है, मान लो मैं कोई एक रैंडम सी सरफेस लेता हूं, ये मैंने कोई भी एक रैंडम सी सरफेस ले ली। ठीक है, बड़ी अजीब टाइप की सरफेस है, कोई भी एक सरफेस ले ली। ठीक है, अब कहानी समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ को समझो कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से निकल रही होगी। मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया है इस जगह पर। ठीक है, कोई भी चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके बन रही है। ठीक है, ठीक है, किसी भी प्रकार से किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमारी कांस्टेंट रहेगी। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब एक्चुअलिटी है क्या कि देखो यहाँ पर देखो, इसका जो एरिया वेक्टर है, हो सकता हो कि एरिया वेक्टर इधर हो, क्योंकि हमें तो अपने को तो परपेंडिकुलर लेना है। तो एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर जा रही है। ये ई है और ये क्या है, ए है। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब अपने को करना क्या है कि इस पूरे का, मान लो इस पूरे का एरिया जो है, इस पूरे का जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो ए दे रखा है। इसके अंदर एक चार्ज क्यू है जिससे ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब हमको करना क्या है, हम चाहते हैं कि इस पूरे सरफेस से टोटल फ्लक्स पता करना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। कुल फ्लक्स पता करना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स यानी कि फाई ई कितना होगा। ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूं कि भाई फ्लक्स जो होगा टोटल यहां जो निकलेगा वो फ्लक्स कितना होगा। अब समझो एक छोटी सी बात को, अपन क्या है ना कि अब भाई देखो क्या है कि रैंडम सा हमारे पास सरफेस है। अब रैंडम सी सरफेस है तो यहां देखो कैसा सिस्टम बन रहा है। ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि यहां से निकल रही है, अब इसका एरिया वेक्टर देखो, इसका एरिया वेक्टर पता चले इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। समझ रहे हो, ऐसे मान लो यहाँ से निकल के आ रही हो, इसका एरिया वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो हर जगह देखो थीटा का क्या है, अलग अलग रोल है। समझ रहे हो, यहाँ पर देखो अलग थीटा का रोल है, यहाँ देखो अलग थीटा का रोल है, यहाँ देखो अलग थीटा का रोल है, हर जगह अलग अलग थीटा का रोल है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने तुमको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था उसी फंडामेंटल को, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। सिंपल तरीके से बात है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसी हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है तो बड़ा सिंपल सा रोल है, उसको समझो। इस पूरे एरिया को तोड़ लो बहुत छोटे से पार्ट में, बहुत छोटे पार्टों में तोड़ लो। और बहुत छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सा, मैंने तो समझा रखा है, डिफरेंशिएशन। तो बहुत छोटे डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, डीए होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इस पूरे का ध्यान से सुनो, इस पूरे का ये छोटा सा सरफेस है, ये छोटा सा क्षेत्रफल है, और मतलब ये पूरा क्षेत्रफल है, उसका ये छोटा सा भाग है। तो छोटे से भाग का छोटा वेक्टर बनेगा, यानी कि छोटा सा डी वेक्टर ई। ऐसे देखो यहां से अगर मान लो निकला तो ये ई वेक्टर है, और यहां से जो निकलेगा मान लो ऐसा निकला, ये ए वेक्टर है, तो अपन ए ना बोल के क्या बोलेंगे, डी ए वेक्टर बोलेंगे। डीए का मतलब समझ पा रहे हो ना बच्चों, डीए का मतलब क्या है कि यहां से छोटा, बिल्कुल छोटे से क्षेत्रफल से निकल रही है बात। अच्छा ठीक है,
अब देखो, अब मेरी बात को समझो, ऐसे तुम कह सकते हो ये dA1 है, ये dA2 है, ऐसे यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ से एक एरिया वेक्टर निकलेगा तो इसको अपन हम dA3 बोल देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसे कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या है, फाई ई इज इक्वल्स टू द ई डॉट dA1 वेक्टर, ठीक है, प्लस ई वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर प्लस ई डॉट dA3 वेक्टर। समझ पा रहे बात को, ऐसे डॉट 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 कहां तक हो जाएगा, ये ई वेक्टर डॉट dAn वेक्टर। समझ रहे, ऐसे बहुत से होंगे, इसमें बहुत सारे वेक्टर बन रहे होंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ऐसे बहुत से बन रहे होंगे तो इन सभी को सॉल्व करने का एक बहुत छोटा सा मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, कैसे करेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू, इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे लगा लो सिग्मा, देखो सिग्मा लगा सकते हो, लेकिन अच्छा मेथड क्या है इंटीग्रेशन का, हम ये वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड साइन है। इस पूरे का एरिया क्या है, ए है, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई ए का मतलब क्या, हम पूरे एरिया को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या, हम पूरे एरिया को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और ये एरिया कैसा, क्लोज्ड है, तो यहाँ पे अब लगाते हैं ऐसा करके सर्कल, ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरे क्लोज्ड सिस्टम को, एक क्लोज्ड सरफेस को, इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। समझे, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस को बताता है। अब इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को यहां लिख लेते हैं ई डॉट dA वेक्टर, ठीक है, डॉट, अब ई डॉट dA, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई dA cos थीटा। ठीक, समझ गए बात को। इसका मीनिंग ये है भाई, ये जनरल सा फार्मूला है हमारे लिए कि अगर हमारे पास किसी भी अजीबोगरीब प्रकार की कोई भी सरफेस दे दी जाती है तो हम सबसे पहले क्या करें, उनको बहुत छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेंगे और उन सभी पार्टों को तोड़ करके हम उसको इंटीग्रेटेड कर देंगे, जिससे जुड़ जाएगा। जुड़ने पे हमारे सामने क्या निकल के आएगा, टोटल फ्लक्स निकल आएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो इस चीज को, ये हमारे सामने क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ऐसे हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। अब चलो एक छोटी सी चीज और मैं सिखाता हूं, ये बात समझ गए, इसको भी नोट कर लो। अब यहां पे 2D और 3D दो कंसेप्ट चलते हैं। बेसिकली हमको 3D की ज्यादा चर्चाएं करनी होंगी, अभी मैं तुमको गॉस थ्योरम समझाऊंगा, वहां पे इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब देखो क्या मीनिंग है कि अगर मान लो कि कोई ऐसी सरफेस है, ठीक, और इस तरीके से फ्लक्स निकलता हुआ दिखेगा, अगर मान लो ऐसा फ्लक्स दिख रहा है बाहर की ओर, आउटवर्ल्ड की ओर बाहर जाता हुआ, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, समझे। और पॉजिटिव फ्लक्स में जो भी थीटा रहेगा वो भैया 90 डिग्री से कम रहेगा। जब कॉस की वैल्यू 90 से कम रहेगी तभी तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव फ्लक्स आएगी, समझ रहे हो। अगर मान लो कुछ ऐसा बना हुआ है और ऐसे आ रहा हो, इसका सिंबॉलिक फंक्शन इस प्रकार से हो, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फ्लक्स। ये धनात्मक फ्लक्स है और ये ऋणात्मक फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स। इसकी जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जैसे बहुत छोटे छोटे से केस हैं, उन पर अपन क्वेश्चन लगा लेते हैं। इस चीज़ को भी बना लो, इस चीज़ को भी नोट कर लो। ये हमारा पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा नेगेटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हारा एक थ्योरेटिकल पार्ट में है, मतलब थ्योरी टाइप की दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। उस थ्योरेटिकल पार्ट को अपन नहीं लेते हैं, सीधे उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में समझा रहा हूं। देखो गलती क्या होती है ना, जब क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है, समझ रहे बात को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा होता है तो थ्योरेटिकल पार्ट को देख करके एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे तरीके से, तब तुम लोगों को लगेगा नहीं टफ, फिर भी खैर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से सुनो बात को, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और हमसे पूछा गया कि भैया इसके अंदर एक सिलेंडर रख दिया जाता है, समझो बात को, इसके अंदर एक सिलेंडर यानी कि बेलन,
ठीक, ये इसके अंदर क्या रखा जाता है, सिलेंडर रखा जाता है। अब देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे सिलेंडर रख दिया गया है और हमसे सिंपल तरीके से पूछा गया है कि इस पूरे कंप्लीट सिलेंडर से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ, कह सकते हो किसकी, सिलेंडर की, यानी कि सिलेंडर से कुल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हो बात को। और इसमें क्या किया गया है, एक सिलेंडर उठा करके रख दिया गया, हमसे पूछा गया सिलेंडर का कुल फ्लक्स बताएं, सिलेंडर का कुल फ्लक्स बताएं। चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्या कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पर एक सिलेंडर रखा गया, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे करके समझाते हैं। मान लो ये सिलेंडर है और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से सुनो कि सिलेंडर की जो ये बॉडी है, ये जो कर्व्ड बॉडी है, इसको अपन बोलते हैं कर्व्ड बॉडी, ठीक है, ये इसकी कैसी कर्व्ड बॉडी है। देखो ये चक्रीय भाग है इसका, मतलब बिल्कुल गोलाकार है। देखो ये बिल्कुल ऐसा गोला है, इधर सपाट है यानी कि ये समतल है, ये प्लेन है, और इधर भी कैसा है, समतल है, लेकिन यहां पे कुछ समतल नहीं है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, समझे, ये वर्टिकल नहीं रखा गया है, हमसे हॉरिजॉन्टल रख करके क्वेश्चन मान लो पूछा है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं मुझे यहां का एरिया वेक्टर बताओ, तो ये एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, मुझसे कहता है यहां का एरिया वेक्टर बताओ, तो देखो परपेंडिकुलर। मुझसे कहता है कि यहां नीचे भाग का मुझे एरिया वेक्टर बताओ, देखो परपेंडिकुलर। क्या बच्चों, इस पूरे कर्व्ड सरफेस पर हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। देखो 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 देखो, हर जगह, चाहे यहां देखो, यहां देखो, हर जगह। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर देखता हूं, इस जगह पर यहां का एरिया वेक्टर देखता हूं, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, यहां पर होगा, समझ रहे हो बात को। तो मतलब पूरी सरफेस का एरिया वेक्टर उसका कहां रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। जैसे मान लो हम यहां का एरिया वेक्टर का कहते हैं, यहां का एरिया वेक्टर, तो इसका नीचे की ओर रहेगा। अगर यहां मतलब ये अगर क्लोज सरफेस होगा तो यहां का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, ऐसे हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया है ए फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और ये जो पूरी कर्व्ड सरफेस है इसको बोल देते हैं ये तीसरी सरफेस है। ठीक है, अब मुझे यहां पर बताओ, यहां पर देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब यहां देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहां है, ये रहा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है ना, समझ नहीं पा रहे यार बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, अब देखो इस वाली सरफेस का, ये जो यहां पे सरफेस है, यहां इस वाले का एरिया वेक्टर किधर है, देखो इधर ही है कि नहीं। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। तो यहां पे थीटा क्या है, क्या 0 डिग्री है थीटा। यहां वाले मुझे समझाओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये है, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और एरिया वेक्टर कहां है, ये एरिया वेक्टर है इसका, ये कैसा है, एरिया वेक्टर। और हमेशा 3D डायग्राम में, जो भी हमारे 3D डायग्राम होते हैं, 3D डायग्राम में एरिया वेक्टर आउटवर्ड लिया जाता है। एरिया वेक्टर कैसा लिया जाता है, आउटवर्ड। इस चीज को बच्चों ध्यान रखना, एरिया वेक्टर आउटवर्ड लेते हैं, बाहर की ओर लेते हैं। इसको ध्यान रखना, एरिया वेक्टर बाहर की ओर लेते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे यहां तो यहां एंगल कितना बन रहा है, यहां पे देखो क्या 180 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, बस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब हमने इधर का भी बता दिया, इधर का भी देख लिया और इधर का भी देख लिया। अब एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल फ्लक्स यानी कि फाई ई। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले कहां का, चलो इधर कर लेते हैं, फर्स्ट सरफेस का। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट लिख दिया, इससे अपने को ध्यान रहेगा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट लिख दिया, इससे अपने को ध्यान रहेगा। अब देखो, अब यहां पे बिल्कुल छोटे के लिए निकाले होगे तो इसको अपन डीए बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे छोटी तो सरफेस मानोगे भैया मेरे, ये पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस है, पूरे का तो नहीं पता कर पाओगे, तो छोटे का पता करेंगे। छोटे का क्या, डीए होगा, यही तो भी मेथड मैंने सिखाया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये पहले की कहानी लिख दी। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर समेसन ऑफ। अब दूसरा देखो, दूसरा यहाँ है, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा। अब देखो, अब यहाँ पे भी छोटे के लिए निकाले होगे तो इसको भी डीए लिखेंगे। अब लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे,
समेशन का साइन लगाएंगे। अब इस पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए देखेंगे। अब समझो बच्चों मेरी बात को, देखो यहाँ पे क्या ऐसे छोटे 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 डीए 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 बहुत छोटी 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 सरफेस मान रखी होगी। यहाँ भी छोटी सरफेस, यहाँ भी छोटी सरफेस, यहाँ भी छोटी सरफेस, यहाँ भी छोटी सरफेस, ऐसी बहुत सी छोटी 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 इस पूरे बेलन पे होंगी। समझ पा रहे हो, ऐसे बहुत सी छोटी सरफेस होंगी। उसको भी हम क्या मानेंगे, डीए। जैसे ये है, ये डीए वेक्टर ऐसे यहाँ भी होगा, यहाँ का भी डीए वेक्टर यहाँ भी होगा, यहाँ का भी डीए वेक्टर। लेकिन अच्छी बात यह है हर जगह पे क्या 90 डिग्री तो एंगल बन रहा होगा। भाई आप खुद देखो, देखो ऐसे देखो, मान लो ये बेलन है, ठीक है, ये मेरा बेलन का सरफेस है। यहाँ के देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये 90 डिग्री, ऊपर देखो ऊपर भी 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर इधर है। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, आप कहीं भी देख लो, इसको किसी भी पॉइंट पर रख करके देखोगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से वेक्टर कैसे बना रहा होगा, 90 डिग्री पे ही बना रहा होगा। ठीक है, ये एंगल कैसा होगा, थीटा, हमेशा हर भाई पूरी जगह पे कैसा होगा, थीटा की सिमेट्री 90 डिग्री होगी। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तीसरा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखते हैं फाई ई, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ये 1 वाले का है। अब मुझे बताओ यहां पर कॉस कितना है, 0 है, तो कॉस 0 डिग्री लिख लेते हैं सीधे से, कॉस 0 डिग्री प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ दूसरे वाले के, देखो यहां पे थीटा कितना 180 है, तो यहां लिखेंगे ई डी ए कॉस 180 डिग्री, सिंपल तरीके से। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ, अब तीसरे का देखो हर जगह थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, फाई ई इज इक्वल्स टू कॉस 0 1 होता है, तो ये तो भैया 1 हो गया। कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि बच्चों मतलब क्या है कि इसके जो कर्व्ड सरफेस है यहां से फ्लक्स लिंक नहीं हो पा रहा है। समझो बात को, यहां से फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यार ऐसी है, कितना फ्लक्स लिंक होगा इससे, फ्लक्स का तो मतलब समझ ही गए हो अच्छी तरीके से। तो यहां से क्या फ्लक्स लिंक होगा, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, इतने से फ्लक्स लिंक होगा और यहां से फ्लक्स लिंक होगा। इस वाली सरफेस तो फ्लक्स लिंक नहीं लिंक होगा, और देखो यहां से फ्लक्स नहीं लिंक हो रहा है। भाई तीसरी सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, 0। ये दूसरा है, तो अब लिखेंगे फाई ई क्लोज इंटीग्रल डॉट ई डी ए, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए -1 प्लस 0। भाई ये पूरा सेगमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू, अब ई को क्या कर लो, बाहर कर लो अगर आप यहां का निकालना चाहते हो, अन्यथा ना निकालो, कोई खास बात है नहीं उसके। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से इसे कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। भाई ये ई डी ए, ये माइनस का ई डी ए, ये तुम्हारा क्या होगा, कट गया, टोटल फ्लक्स कितना आया, 0 आया। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तो अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको रेडियस दे दी होती इसकी कि भाई आर रेडियस का हम सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए अगर ये आर होता, देखो ध्यान सुनो, अगर ये आर रेडियस का होता तो हमको यहां पे इसका क्या लिखना होता, एरिया लिखना होता। और इसका एरिया कितना होता, देखो सिर्फ अगर इसका एरिया देखे तो क्या ये हमारे लिए एक सर्कल है, यहां से देखोगे तो क्या सर्कल, और सर्कल के रेडियस आर दे रखे हो, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। समझे, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, यहां पाई आर स्क्वायर लिख देते, तब भी कोई खास बात नहीं है। चलो मान लो अगर मैं स्टेप कर भी देता हूं एक, फाई ई इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। भाई कट तो तब भी जाता है, समझे, वो तब होता जब हमको आर गिवन होता। अगर आर गिवन नहीं है तो हमारा फ्लक्स चाहो तो ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे किसी भी प्रकार से निकालो, आना क्या है, 0 ही आना है। बात समझ में आई। मुद्दा मेरा समझाने के इस क्वेश्चन का मतलब यह था कि अगर हम जो हमारा कह सकते हो जो भी तुमने मतलब जो भी लिया हो यार, ये क्या है, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर लिया हो तुमने, ट्राइगोन लिया हो, क्यूब लिया हो, जो भी लिया हो, उसको उठा करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर से लिंक होती है, तो जो फ्लक्स आता है वो क्या आता है, 0 आता है। अगर हम इसके अंदर रख देते, समझ बात को, अगर हम इसके अंदर रख देते तब फ्लक्स 0 ना आता, तब कुछ आता। ऐसा भी केस हम लोग अभी आगे करेंगे। समझ रहे हो बात को, बात समझ में आ गई। इसको आराम से समझाने का मतलब यह था कि तुम्हारे भेजे में बात चली जाए। इसको बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी इसी टाइप का मान ले दूसरा क्वेश्चन करा दूं मैं, बिल्कुल सिंपल सा, ये सिर्फ समझाना मैं चाह रहा था बस। इसी टाइप का मान लो बिल्कुल एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दे, कोई खास बात नहीं है। मान लो कि ये तुम्हारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया।
ठीक है, ये बाहर से हमने ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ये देखो कहानी बिल्कुल सेम है कि इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कितने इसमें कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। हमसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है कि भाई हमको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की बताओ कितना होगा वैल्यू। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाना है। देखो 3D है, ये कैसा डायग्राम है? 3D है। आउटवर्ड लेंगे, कैसा लेंगे? आउटवर्ड लेंगे। क्या? एरिया वेक्टर। क्या लेंगे? एरिया आउटवर्ड की ओर लेंगे। चलो बताओ, इसको मान लेते हैं पहली सरफेस, इसको मान लेते हैं नीचे वाली दूसरी, इसको मान लेते हैं तीसरी, ऊपर वाली चौथी। 1 2 3 4, एक इसके सामने होगी, सामने वाली पांचवी, एक उसके पीछे वाली, ये वाली छठी। ठीक, टोटल 5 सरफेस है। चलो पहले वाली चर्चा करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं बड़ा सिंपल तरीके से, कोई खास बात नहीं है। चलो यहां से देखो, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो क्या इधर की ओर बनेगा? डीए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही साइड है। ठीक है, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। कोई खास बात नहीं। चलो यहां बोलो, यहां बोलो, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, डीए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इधर की ओर जा रही है। थीटा बोलो यहां पे 90 डिग्री। समझ रहे हो बात को? अब ऊपर देखो, डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इस डायरेक्शन में। थीटा चलो बोलो 90 डिग्री। चलो इधर देखो, इसका एरिया वेक्टर कहां है? इधर साइड है, पीछे की ओर। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इधर की ओर है। थीटा बोलो 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब पीछे वाले का देखो, पीछे वाली सरफेस का, इसके पीछे वाले का एरिया वेक्टर पीछे बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? ऐसे ही जाएगी। और यहां का थीटा कितना निकलेगा? 90 डिग्री। ऐसे ये वाला सामने आएगा। देखो ये बिल्कुल इस टाइप से, जैसे मान लो क्यूब है भाई, तुम्हारा घर है। अब इधर वाले का 0 डिग्री, इधर वाले का 180 डिग्री, नीचे वाले का 90 डिग्री, ऊपर वाले का 90 डिग्री। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब यहां देखो, अब इस ये जो सरफेस है यहां का एरिया वेक्टर तो भैया बाहर ही बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसी ही जा रही होगी, तो भाई कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और जो पीछे वाली सतह है उसमें भी यही कहानी हो रही होगी, वहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। ऐसा कोई क्यूब घर में लेकर के देखो और वहां से तुम इस चीज को बढ़िया समझ पाओगे। ठीक, चलो अब अपन लिखते हैं फाई ई। अब समझे गए होगे कि भाई टोटल फ्लक्स जो आएगा वो 0 आएगा। समझे? जो टोटल फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। इसको चलो देख भी लेते हैं। तो फाई ई क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, पहला सरफेस प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दूसरी सरफेस प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तीसरी सरफेस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर। चौथी सरफेस प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पांचवी सरफेस प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। छठी सरफेस। सीधी सी बात। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू, चलो बताओ, चलो और लिख ही लेते हैं, ई डी ए कॉस। पहला ये माना था, यहां पे थीटा कितना? 0, तो कॉस 0 डिग्री प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस। दूसरे वाले के लिए बोलो, ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरा कहाँ है? दूसरा ये है। एंगल बोलो 90 डिग्री, तो कॉस 90 लिख लो यहां पर। ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। तीसरा, चलो तीसरा कहां लिया तुमने? ये रखा। तीसरे में कितना है? 180 डिग्री। यहां लिख लो कॉस 180 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। चलो चौथा कहां है? ऊपर है, 90 डिग्री, कॉस 90 ले लो प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस। चलो पांचवा बोलो कहां है? पांचवा सामने है, तब भी कितना एंगल? 90 डिग्री है, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री। भाई पीछे वाली सरफेस से भी कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0। अब देखो भाई कहां कहां कॉस 90 है? ये वाला यहां से फ्लक्स लिंक नहीं हुआ, 0। ऊपर वाला वहां से फ्लक्स लिंक नहीं हुआ, 0। इधर वाला ये भी फ्लक्स लिंक नहीं हुआ, 0। पीछे वाला उधर से भी फ्लक्स लिंक नहीं हुआ, 0। समझ रहे हो? इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा गॉस वाले में। समझे? गॉस में जब तुम्हारा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन में प्रूव करा देंगे तो वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छी तरीके से दूंगा, तो कतई चिंता ना करो। 4 पार्ट भैया हो गए 0। अब कौन सा बच्चा? तीसरा बच्चा और पहला, मतलब ये वाला बच्चा और ये वाला, सिर्फ 2 बच्चे हैं। अब 2 को देख लो, 2 को देख लो। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर। इन 2 को देख लो। फाई ई इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? +1, तो ई डी ए। ठीक, और कॉस 180 कितनी होती है? -1, तो यहां पे माइनस का ई डी ए। ये कट जाएगा। देखो फाई ई कितना आएगा? 0 आएगा। कुछ समझे बात को? मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी भैया तुम ऑब्जेक्ट उठा करके अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड डब्बे के अंदर नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से नहीं बन रही है, तो हमेशा जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो एक काम करते हैं, अब की बार एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो कि डब्बे के अंदर कर देते हैं। चलो इसे भी नोट कर लो, इसे भी नोट करो, ठीक है। अब की बार ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डब्बे के अंदर ही होगी, ठीक है। चलो बहुत इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, भी उन पर भी नजर मार लेंगे समय पे, ठीक है। सिर्फ समझा दें एक बार तुम लोगों को। ठीक, ये मान लो बना लिया हमने अपना स्क्वायर, सॉरी क्यूब। अब क्या किया, इसके एक अंदर चार्ज रख दिया यहां पर। अब भाई वो तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर भी बनाएगा, समझ रहे हो बात को, इधर भी बनाएगा, 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 हर जगह बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल कहानी, एक डब्बा लो और डब्बा के अंदर चार्ज डाल दिया और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस वाली सरफेस पे देखेंगे, देखो सुनो, इस वाली सरफेस पे देखेंगे तो देखेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और डीए वेक्टर भी बाहर है कि नहीं। तो थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, समझे। थीटा क्या आएगा, 0। ऊपर वाले को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है और हमारा एरिया वेक्टर भी बाहर है, थीटा क्या होगा, 0। यानी कि क्या हर जगह थीटा 0 आएगा, बिल्कुल। अब यहां का देखो तुम, यहां का डीए वेक्टर देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, इधर ही की ओर है कि नहीं। तो अभी भी थीटा क्या है, 0। यानी कि अब की बार हर जगह थीटा क्या आने वाला है, 0। समझ पा रहे हो इस चीज को, बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं। अगर किसी डब्बे के अंदर कोई हम चार्ज डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, समझो। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो सबसे लिंक होगी। मैंने यार पहले कहा है, देखो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक ऐसा पार्ट है जहां तुम्हें भेजक जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग नहीं दौड़ा पाओगे तो कोई काम नहीं है। इसको इस हिसाब से सोचो, मान लो तुम एक कमरे में हो और कमरे में पहले कमरे से कमरे में, मान लो तुम एक कमरे में हो और पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी तो तुम इफेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे कमरे के साथ में, मतलब एक चार्ज तुमने रख रखा है कमरे में और वो हर जगह निकल रहा, हर जगह फैल रहा है। अब इस वाली दीवार से हिट करता है जा करके तो इसका एरिया वेक्टर भी उधर ही बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी वही, समझ रहे हो। इसी प्रकार से हर जगह थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हर जगह थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो तुम ये फिर लिखोगे भाई, पहली सरफेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सारी सरफेस लिखोगे, हर जगह cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 करोगे और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हर जगह क्या हो जाएगा, ईडीए 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 ईडीए, अर्थात जो हमारा फ्लक्स निकल के आया कितना निकल आएगा, 6E निकल आएगा। समझ नहीं पा रहे यार बात को, समझ पा रहे हो बात को कि हम इसको करके दिखाएं। अरे खुद कर लेना यार, यहां cos 0 रखो, cos 0 रखो, cos 0 cos 0 cos 0 cos 0, हर जगह 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। और जो तुम्हारा ये डीए वेक्टर आएगा इसको तो तुम जानते हो, ये से ये मर जाएगा, ए बचेगा, तो कितना बन जाएगा, 6E बन जाएगा। अगर बात समझ गए होगे तो कर ले जाओगे, नहीं समझ पाए हो तो दोबारा लेक्चर को आराम से बैठ करके देखो, तब तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं है, अगर आराम से धैर्य से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे गॉस का क्या फंडा होता है। चलो ठीक है भाई, कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी।